इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को भी काफी बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से मुसलमानों के ठेलों पर नाम लिखने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की थी, उसको पूरी तरह से कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2.5 घंटे तक गला घोंटा गया दोस्तों। एक ऐसे व्यक्ति का जो देश के इस वक्त के प्रधानमंत्री है, वक्त के वजीर आजम है, उनका 2.5 घंटे तक गला घोंटा गया, जिसकी वजह से खलबली मच हुई है दोस्तों। ये बयान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा जी। उनकी इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा, जब आप लोगों को जाकर इस सच्चाई का पता चल पाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2.5 घंटे तक गला घोंटा गया। नमस्कार दोस्तों, धर्म उजागर करने के लिए दुकानों पर नाम लिखवाने वाले बीजेपी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब ठेलों और दुकानों पर हिंदू मुसलमानों को अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। धार्मिक ध्रुवीकरण करने वालों के मुंह पर अदालत ने जबरदस्त तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना, यानी शाकाहारी या फिर मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ के इस ऊट पटांग आदेश की कॉपी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने भी की थी, उनको भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कह दिया है। होटलों पर नाम लिखवाने के पीछे दोस्तों 2 मकसद थे। पहला तो ये था कि सावन के 1 महीने में कांवड़ यात्रा से करीब 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। हिंदू और मुसलमानों का नाम बाहर बोर्ड पर लिखा होगा तो हिंदू कांवड़ यात्री मुसलमानों की दुकान पर खरीदारी नहीं करेंगे। इससे मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा सकता है, आर्थिक तौर पर उनकी कमर टूटेगी। दूसरा ये कि बीजेपी का हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है वो भी चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साजिश को ध्वस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तो खारिज करना ही था, क्योंकि इस आदेश का कोई आधार ही नहीं है। अरे भाई, आप एक ये बताइए, ये फलों की दुकान पे लिखा हुआ राजा आलम फल की दुकान, ये केले बेच रहा है, संतरे बेच रहा है, आम बेच रहा है, तो इसमें क्या धर्म भ्रष्ट हो जाए? अरे भाई, हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, हमारे घर में क्या, हमारे आम के बाग हैं, वो हमने ठेके पे मुस्लिम को दिया हुआ है। वो आम बेचता है और वही आम हमारे घर में देता है। जो हमारी भैंसे हैं उनका दूध वही मुसलमान निकाल के बाल्टी मेरी माँ को देता है और वो मेरी माँ गर्म करके दूध हमें पिलाती है। अगर वही मुसलमान गर्म दूध करके हमें पिला दे तो क्या हो जाएगा? ये तो कोई नई बातें नहीं चल रही हैं, लेकिन इसको राजनीति में कैसे घसीटा जाए, इस पर राजनीति कैसे की जाए, बात यहाँ है। तो इसका राजनीतिकरण कैसे हो और हमें सियासी लाभ और राजनीतिक लाभ कैसे मिले, हमारी सियासी रोटियां कैसे इस सारे मामले पे सिके, कोशिश ये हो रही है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पे उपचुनाव हैं और इन 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी तो है नहीं। आपको पता, सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और वो 3 भी भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी। इसमें कोई ज्योतिष बता रहा हो तो बता रहा हो, हम जैसे भी लोग बता सकते हैं कि एकमात्र सीट है गाजियाबाद की जिस पे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से कोई सीट भारतीय जनता पार्टी की आती नहीं दिखाई दे रही है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल रहा था, दूसरी तरफ संसद सत्र भी चालू हो गया। नरेंद्र मोदी संसद चलाने के लिए हमेशा की तरह विपक्ष से संसद चलने देने की अपील करने के लिए आए। अरे, अपील तो बड़ी नम्रता से की जाती है, लेकिन मोदी की अपील में आदेश था। ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर साहब बच्चों को आदेश दे रहे हैं। बच्चों को आदेश दे पा रहे हैं कि रस्सी जल चुकी है। अपील में बोले कि विपक्ष उनका गला घोट रहा है। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। ट्रेनें पलट रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां है नहीं। गुजरात में बढ़ती नौकरियों का वीडियो तो सबने देख लिया। एयरपोर्ट की छतें गिरी जा रही हैं, पुल गिरे जा रहे हैं, लेकिन मोदी अपनी गारंटी वाली जुमलेबाजी से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं
हाँ। सहरूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 दिन में 5 रेल हादसे हो गए। रेल मंत्री बताइए, से सवाल 4 करने दिन की के अंदर इनकी 5। हिम्मत ही नहीं होती है, बात गारंटी की करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने बातों बातों में वो कह दिया जिसकी आशंकाएं लगाई जा रही थी। आज नरेंद्र मोदी ने इशारा दे दिया है कि वो 2029 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी का ये आखिरी चुनाव था और आखिरी चुनाव में ही बैसाखियों पर है। कब सरकार गिर जाएगी किसी को नहीं पता। लेकिन पहले मोदी जी की बात सुनिए जरा। कह रहे हैं कि जनवरी 2029 में आप जब जाइए चुनाव मैदान में, तब जो खेल खेलना है खेल लीजिएगा। आप जब जाइएगा, आपका मतलब क्या है भाई? आपकी जगह ये भी तो कह सकते थे कि हम जब चुनाव मैदान में जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने आप बोला। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर इस कहावत का वाक्य में प्रयोग आज तक आपने नहीं किया, तो गृह मंत्री अमित शाह आपको इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग बताएंगे। गृह मंत्री जी, पब्लिक सुन रही है, बताइए जरा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। शरद पवार भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है, इसके लिए मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो आपको अजीत पवार के बारे में भी नहीं थी, कंफ्यूजन तो आपको वो अशोक चौहान के बारे में भी नहीं थी, अरे प्रफुल्ल पटेल के बारे में भी तो नहीं थी। कंफ्यूजन तो आपको हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में भी नहीं थी। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। कान्हा अपनी आंखें न देखे, दूसरे को पल पल निहारे। खुद ने वॉशिंग मशीन में कितनों को धोया है ये नहीं बताते हैं। खुद के प्रधानमंत्री कितने झूठ बोले हैं वो नहीं बताते हैं। जिसको काले धन वाला बताया, उसी के लड़के की बारात में रसगुल्ला चाप कर चले आए। ये नहीं बताते हैं कि अंबानी अगर काला धन टेम्पो में भरकर भेज रहे थे तो उनके घर क्या लपूसा लेने गए थे आप। लेकिन माइक है और भाई मुंह है तो बोलना तो आई। जिन भ्रष्टाचारियों को चक्की पीसनी थी, जिनको चक्की पिसवाने का प्रॉमिस पब्लिक रैली में देवेंद्र फडणवीस ने किया था, भोपाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल करप्ट पार्टी है, एनसीपी इज अ नेशनल करप्ट पार्टी, और 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला, और इसके किंगपिन जो थे अजित पवार, इनका नाम लेके शरद पूरे कुनबे पे महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन पे हमला बोला था। उसके 3 दिन बाद अजित पवार उन तमाम भ्रष्टतम लोगों को लेकर पार्टी में बीजेपी के साथ हो गए। अब अजित पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे, ये तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस थे। ये सारे के सारे लोग अब बीजेपी के साथ हो गए, बीजेपी के साथ हो गए। तो अब सरकार इधर रह गया, हाँ, बाकी लोग इधर आ गए। एक बार राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया बात कही थी और मुझे बहुत हंसी भी आई थी तब। उन्होंने कहा कि वी शुड बी थैंकफुल टू मोदी जी फॉर वन रीजन। तो मैंने बोला, हाउ कैन यू बी थैंकफुल टू मोदी जी? आई डोंट थिंक एनी रीजन। बोले नहीं, एक कारण है उनको धन्यवाद देने का। उन्होंने सभी विपक्षी दलों का डिटॉक्सिकेशन किया। डिटॉक्सिकेशन, पूरे विपक्षी दल में जो भ्रष्टाचार का जहर था वो सारा निकाल के अपने पास रख लिया। तो कांग्रेस के भ्रष्टतम लोग, जिनको लीडर के बजाय डीलर कहते थे, नरेंद्र मोदी जी शब्द है नांदेड़ में, वो अशोक चौहान से लेकर तमाम लोग बीजेपी में चले गए। खैर, आरएसएस से पंगा लेने के बाद अब मोदी को ये समझ में आ गया है कि बिना आरएसएस के मोदी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है। आरएसएस के बिना मोदी की गारंटी का कोई मोल नहीं है। इसलिए 10 साल सरकार चलाने के बाद मोदी को आरएसएस की याद आ गई और उस पर लगा बैन हटा लिया गया।
58 साल से आरएसएस पर यह बैन लगा था कि उनकी शाखाओं में सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते। अब सरकारी कर्मचारी भी खुद को संघी कह सकेंगे और सरकारी दफ्तर संघी और गैर संघी बंटवारे के शिकार हो जाएंगे। संघ भले 1925 से ये कहता रहा हो कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसकी गतिविधियां राजनीतिक थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद बाकायदा मिठाई बांटी थी संघ के कार्यकर्ताओं ने, बाकायदा मिठाई बांटी गई थी। सब जानते हैं कि गॉडसे शुरू में संघ की विचारधारा से ही सहमत था। एक बात और इसमें जोड़ दें, संघ पंजीकृत संस्था नहीं है। जो संस्था अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी समाजसेवी संस्था कहती है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको भी उल्टा चश्मा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम कोई मोहल्ला सुधार समिति बनाए, कोई सोसाइटी छोटी छोटी बनाए, तो उसका रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज के यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर पंजीकृत संस्था है। उसने ऐसा क्या किया था कि प्रतिबंध लगा? उसके ऊपर 3 बार हम कारण बता चुके हैं, 3 बार के। सरकारी कर्मचारियों को उसमें जाने से इसलिए रोका गया कि शासकीय कर्मचारियों का, केंद्रीय कर्मचारियों का अपना सेवा शर्तों के हिसाब से एक प्रोटोकॉल होता है, उनके कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ सर्विस रूल्स होते हैं, सेवा शर्तें होती हैं, जिसमें वे राजनीतिक गतिविधियों का भाग नहीं ले सकते। हम सब जानते हैं, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में अगर प्राइमरी स्कूल में टीचर भी हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीतिक मंचों पर जाकर भाषण नहीं दे सकता। क्योंकि सरकार ने ये माना था उस वक्त, भारत सरकार ने, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ दिखावे के लिए समाजसेवी संस्था है। मूलतः तो ये एक राजनीतिक संगठन है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को ममानियत की गई थी, मनाही थी कि वे इसके कामकाज में, इसकी गतिविधियों में लिप्त न हो। दोस्तों, बीजेपी से दोस्ती के चक्कर में नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों का सौदा कर लिया है। बिहार को सपना दिखाए कि एनडीए से गठबंधन करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे भाई, लेकिन बीजेपी ने मुंह पर मना कर दिया। बीजेपी बोली कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है, क्योंकि बिहार में ही एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने फैसला कर दिया है कि वो 25 सीटों पर किसी भी हाल में लड़ेंगे। अजीत पवार ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब आगे क्या होगा? पहले मोदी जी की बैसाखी टूटेगी या पहले बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए टूटेगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को अभी तुरंत उंगली मारकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोच क्या रहे हैं भाई साहब, जल्दी कर लीजिए। नमस्कार। सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों ने इस वीडियो को दोस्तों शुरू से आखिर तक देखा। साफ तौर पर यहाँ पर यह बात कही गई है कि किस तरह से 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गला घोटा गया है। ये बात इसके अंदर तो नहीं कही गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसद के अंदर जो बातचीत हुई है, राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया, उसमें ऐसा विपक्षी पार्टी की तरफ से शायद ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत तीखे सवाल उठाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको अपना गला घोटना समझ रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नियम लागू करते हैं, तो ये बहुत खास तस्वीर है दोस्तों जो आप लोग के सामने रखी गई है। वाकई में अगर आप लोग सही और सटीक खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया आप लोगों को सच्चाई और सच्ची खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।